नमस्कार दोस्तों। गुजरात में पहले चरण के लिए मतदान हो गया है। वहां की विधानसभा का चुनाव चल रहा है और यह विधानसभा का चुनाव कई मामलों में महत्वपूर्ण है। इस कारण से प्रधानमंत्री हमारे पिछले लंबे समय से गुजरात आज कांग्रेस पार्टी में डेरा डाले हुए, देश की वित्त मंत्री हो, देश के तमाम सारे केंद्रीय मंत्री हो, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हो और जैसे आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, उसे इस तरह के 2 लाख लोग जो हैं विभिन्न राज्यों से वहां पर डेरा डाले हुए और वो लगातार पूरा भ्रमण कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर। वहीं आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में सत्ता में है और उन दोनों राज्यों के इन्होंने क्या किया? मुख्यमंत्री अपने राज्यों को छोड़ के वहां पड़े हुए हैं। एक अरविंद केजरीवाल जो उसके सर्वे सर्वा है और एक दूसरे भगवंत मान। उसके अलावा उनके भी 50,000 कार्यकर्ता लगे हुए हैं गुजरात चुनाव में। ये जानना, आज प्रधानमंत्री ने वहां एक बड़ा रोड शो किया, 50 किलोमीटर का रोड शो। अब प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति 50 किलोमीटर का रोड शो करे जब बगल की सीट पर चुनाव चल रहा हो, मतलब जहां चुनाव, और उसे देश का, पूरे देश का मीडिया लाइव दिखाता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री के अनुसार चलना ही यही मीडिया की चाल। तो इन सारी बातों पे जिक्र करूं उसके पहले मैं आपसे बताता हूं कि जो वोट पड़े हैं वो अभी तक जो डाटा आया है उसके मुताबिक 59% वोट पड़ा है, जो पिछली बार से काफी कम है। यानी इस बार लोगों के मन में निराशा देखने को मिली है, यह कहा जा सकता है। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं कि आखिर उसमें बुराई क्या है यदि प्रधानमंत्री किसी चुनाव में इतना प्रचार कर रहे हैं। हालांकि उसको लेकर के सवाल उठाते हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। पंचायत की इलेक्शन हो, जिला पंचायत की इलेक्शन हो, भाई और बहनों, मुझे देखकर वोट दो, मेरे तरफ देखो, मेरे लिए वोट दो। अरे फिर यहां जिला पंचायत मेंबर क्या काम करेगा? फिर यहां पर तालुका पंचायत या पंचायत अध्यक्ष क्या काम करेगा? फिर एमएलए का क्या काम है? सब काम अगर मोदी को देख के ही करना है, सभी जगह अगर वही आते हैं, तो फिर दूसरों की क्या जरूरत है? कि पंचायत का चुनाव हो, ब्लॉक का चुनाव हो, तालुका का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, नगर निगम का हो, कोई हो, प्रधानमंत्री हर चुनाव में कूद पड़ते हैं। तो उनको शायद चुनाव मंत्री होना चाहिए, प्रधानमंत्री कोई और काबिल व्यक्ति बन जाए। मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। आप समझ सकते हैं क्यों? क्योंकि पिछले 6 महीने से जो हालात हुए हैं उसको समझना पड़ेगा, और उसके पहले भी ये कोई नई बात नहीं। देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई है, यह बात हम आपसे बार बार कहते हैं। इसको लेकर राहुल गांधी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने में जो कच्चा तेल है वो भारतीय बास्केट में 25% सस्ता हो गया है, और 25% से ज्यादा जब सस्ता हो गया हो, लेकिन देश में पेट्रोल डीजल के कोई दाम घटाए नहीं जा रहे। स्थिति यह है
कि सरकार 1 रुपया भी कम नहीं कर रही, जबकि उसके औसत में कम से कम 10 रुपए प्रति लीटर दाम घटाए जा सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं करेगी क्योंकि उससे उसकी कमाई है। तो देश की जनता, भारत की जनता त्रस्त है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वसूली में मस्त है। यह बात राहुल गांधी ने कही, क्योंकि देश के जब हालात हो तो इस पे कहना चाहिए, बोलना चाहिए, और राहुल गांधी खुलकर बोलते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी खूबी। बाकी कोई विपक्ष का नेता इस तरह नहीं बोलता है। तो चलिए मैं अर्थव्यवस्था की बात कल सेकेंड क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ रेट आया, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि कम जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या है। कम जीडीपी ग्रोथ के 3 ही मतलब है, उपभोग कम हो रहा है, निवेश कम हो रहा है और नौकरियां कम बन रही हैं, नौकरियां नष्ट हो रही हैं और वो बेरोजगारी में, कम आय में, गुर्बत में दिख रहा है। तो पहली बात तो ये हो गई। अब बजाय समस्या का समाधान ढूंढने के, समस्या का निवारण करने के, सरकार के बददिमाग प्रवक्ता, ट्रोल आर्मी, नासमझ नेता और कुछ चरण चुंबक एक खर्रा लेके दौड़ने लगे। उस खर्रे में क्या लिखा है? उस खर्रे में बताने की कोशिश की गई है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी वो यूएस से, चाइना से, यूके से, फ्रांस से, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान से ज्यादा है। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत बड़ी आपत्ति है कि 8.5 साल सत्ता में रहने के बाद आपने हमको पाकिस्तान के समकक्ष खड़े कर दिया। पाकिस्तान को हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं, पाकिस्तान के आगे हमने कई कुलाचे भर लिए, तो ये पाप तो मत कर रहा था। प्रधानमंत्री और उनका पूरा मंत्रिमंडल, पूरी भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए तमाम संगठन जहां चुनाव प्रचार में अपना सब कुछ झोंके हुए, उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें इस बात से मतलब है कि देश के अंदर नफरत पनपनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, चुनाव जीतने चाहिए, एन केन प्रकारेण, चाहे कुछ भी लग जाए। लेकिन इस देश की जनता भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसका नतीजा है कि 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा का भारत का राजस्व घाटा हो गया इन 6 महीने में। 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा। आप समझिए सिकुड़न की स्थिति यह है जो अर्थव्यवस्था है उसका, कि उत्पादन क्षेत्र 6.8% की महंगाई और 6.3% की दर से जीडीपी जो हमारी पहुंच गई, जिसे माना जा रहा था कि 7.8% की जीडीपी होगी, वो घट के 6.3% हो गए। और आपको याद होगा हमने आपसे पहले भी कहा था, जीडीपी की बढ़ने की दर है वो 6% के आसपास रहे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितनी हुई। इसके बाद में अप्रैल से सितंबर जो 2019 में था, उस दौरान कोरोना के पहले की स्थिति है, उस समय देश की जीडीपी की गति हो रही थी वो 71.20 लाख करोड़ रुपए की रही। और 3 साल बाद अब हम जब बात करते हैं अप्रैल से सितंबर 2022 के लिए, यह 75.02 लाख करोड़ हो गई। यानी सिर्फ कितनी बढ़ी, मतलब है जो विकास दर यदि औसत निकालेंगे इसके 3 साल की, तो ये विकास दर बनती है 1.75%। यानी भारत की इतनी बुरी स्थिति, 6.3% की जो विकास दर बताई जा रही है वो वास्तव में छद्म है, फ्रॉड है। 3 साल का यह तुलना कर लेंगे तो 1.75% की दर से जीडीपी की ग्रोथ हो रही। और इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री समेत सब क्या कहते हैं कि 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था। तो हुजूर 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था सिर्फ कर्ज से बनाएंगे क्या? क्योंकि कर्ज जो भारत पर 54 लाख करोड़ था वो 160 लाख करोड़ हो चुका है। फिर सुन लीजिए, भारत पर 70-65 साल जो भी हुए थे 2014 तक, उस समय तक जो है सिर्फ 54 लाख करोड़ का कर्ज था भारत पर, और वो अब 160 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है। आप इसको समझिए। लेकिन हमारी सरकार इतनी दिलदार है कि
पूंजीपतियों का, बड़े पूंजीपतियों का 13 लाख करोड़ रुपया का कर्ज माफ कर देती है, आपको चमन्नी नहीं देती है। क्यों? क्योंकि आप बेकार के लोग, उसे तो उन पूंजीपतियों की जरूरत है, क्योंकि उन पूंजीपतियों के पैसे से आपको खरीद लिया जाता है, आपका वोट खरीद लिया जाता है, और उस वोट के बूते वो सत्ता करते हैं। आप नौकर ही बने रहें, आप गुलाम बने रहें, इसी में सरकार को फायदा है। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार आपको सशक्त नहीं बनाना चाहती। तो आप समझिए, जो ये आंकड़े हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से आज देश मरीज की हालत में हो गया है, और बीमारी गंभीरतम हो गई, गंभीरतम। आर्थिक असमानता दुनिया में जिस स्थिति में है उसको आप समझिए, यानी प्रगति जो है देश की वो अपने आप में बाधित हो गई है, केंद्रित होकर शेयर बाजार उछल रहा है, लेकिन आम आदमी, उसकी जिंदगी बदहाली में जा रही है। मीडिया की बात कर ले, जी हिंदुस्तान बंद हो गया, 300 पत्रकारों की नौकरी चली गई। एनडीटीवी मोदी के मित्र अदानी ने खरीद लिया, वहां की क्या दशा होगी? वो भी रेडियो रवांडा हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आज भी आप वहां पर, हिटलर के समय में तो एक रेडियो रवांडा था, आज कितने हैं इसकी आप गणना नहीं कर सकते। आज मैंने एक अखबार में देखा, नाम ले देता हूं, अमर उजाला अखबार, उसकी लीड थी आज, क्या थी? कि भारत की अर्थव्यवस्था इतने बुरे हालात के बावजूद देखिए इतनी तेजी से बढ़ रही, 6.3% की गति से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही। अरे हुजूर, अर्थव्यवस्था की जो ये गति है वो गिरी है, विकास दर, और आप कह रहे हैं बढ़ रही है। गजब है आप। तो इतनी चाटुकारिता हो, इस हद तक हो रही है, कई अखबारों ने तो उसे बड़ा छोटा छोटा सा लिया है। आप ये समझिए कि अब कंपटीशन हो रहा है मीडिया में चाटुकारिता का। तो यह स्थिति, कांग्रेसी राज में कहते थे पॉकेट मार, लेकिन आज क्या हो रहा है? अब तो स्मार्ट हेयर कट का जमाना है। खूब लूटो और लूटो, खूब कमाओ लूट कर, और फिर बीजेपी को मालामाल बना जाओ, खुद भी ऐश करो, हमें भी कराओ। तो हुजूर, यही नरेंद्र मोदी है। लूटो और लूटो, डकैती डालो और सब लूट के लाओ। 70% तुम रखो, 30% हमें दे दो, बाकी सरकार वो हो जाएगी। समझ लीजिए, और क्या चाहिए इससे बड़ा, और क्या मुनाफा चाहिए? किसी ने कहा 2023 तक भारत दुनिया की तीसरी, कौन कह रहा था? देश की वित्त मंत्री कहती दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। तो आप समझिए सीतारमन जी, कैसे बच जाएगा? मुमकिन है? नहीं। शायद गरीब जिंदा ही ना बचे, या बचे भी तो वो गुलाम बन के बचे। अंग्रेज तो गुलाम उस तरह से नहीं बना पाए थे, लेकिन आप तो 100% गुलाम बना दे रहे हैं। सारे रोजगार सब कुछ खत्म कर दे रहे हैं। अभी देखिए आप, रिटेल में जिस तरीके से तमाम जो बड़ी कंपनियों को उतारा है नरेंद्र मोदी ने, जो उनकी प्रिय व्यापारी हैं, पूंजीपति हैं, उनकी कंपनियों को, और उसके बाद में उनके यहां जो जो प्रोडक्ट आए हैं, जिस तरीके से वो बेच रहे हैं, कल के दिन देश की 80% परचून की दुकानें, जो किराना की दुकानें हैं, सब बंद हो जाएंगी। कपड़ों की दुकानें बंद होंगी, दूसरे और सामानों की बंद होंगी, लोग वहीं से खरीदें, और आप न रोजगार दे पाएंगे, न वो कर पाएंगे। तो यह दशा होगी। इस देश के 100 अमीरों की जो नेटवर्थ है वो 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है, और ये उनका इजाफा है नेटवर्थ में, है नहीं, नेटवर्थ तो और ज्यादा है। ये इजाफा हुआ है पिछले 2-3 साल में। सरकारी खजाना लगातार घाटे में जा रहा है। गुजरात की बात करें तो इस समय गुजरात के चुनाव में इन्हीं पूंजीपतियों के बूते 500 करोड़ रुपए सिर्फ इन गोदी मीडिया, जिसे कहते हैं चाटुकार मीडिया, चरण चुंबक मीडिया, इनकी विज्ञापन के लिए खर्च किए गए, इनको टुकड़े फेंके गए, और वो भिखारी बन के, बिल्कुल लाइव देखिए, लाइव मोदी जी आ रहे हैं। तो ये स्थिति है।
1000 करोड़ से अधिक के झंडे, पोस्टर, बैनर, पब्लिसिटी पर खर्च हो गए। 750 करोड़ रुपया स्टार प्रचारकों पर खर्च हो गए। और इतना सब पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग तो साहब का वो है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ही देख चुका है, कह चुका है। तो आप समझ लीजिए कि वो साहब का क्या बना है, साहब का गुलाम। ये कहीं गंदगी लग जाए तो उसे साफ करने की कोशिश करता है, विपक्ष के लोगों को पकड़ लेता है। तो सब सत्ता बचाने के लिए किस तरीके से जुटे हुए हैं और किस तरीके से, क्योंकि नरेंद्र मोदी यदि वहां से सत्ता भाजपा की चली गई तो इतनी फाइलें खुल जाएंगी कि नरेंद्र मोदी कटघरे में होंगे और उनकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। वही स्थिति है। रईस व्यापारी मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा, जिसे मैं कह रहा हूं 30%, कहीं कहीं तो 40% भी दे रहे हैं। तो आप समझिए, यदि ये सत्ता रहेगी तभी जाति का और दूसरी चीजों का लूटने का वर्चस्व रहेगा। और ये लूट से फिर किसको है? अमीरों का काला धन सत्ता की चाशनी की तरह है, उनमें डूबते ही सफेद हो जाता है जो काला धन है। नोटबंदी को आपने देखा ही कैसा मुखौटा था, और उसमें सारे सब साफ हो गए, जितनों के काले धन थे वो साफ हो गए। अंग्रेजों ने 200 साल तक भारत को लूटकर खोखला कर दिया था, और सत्ता के संरक्षण में इन अमीरों ने अब चंद सालों में पूरा देश लूट डाला है। इस तरह देश को कर्जदार बना दिया है। आप समझ सकते। उदाहरण दे देता हूं, 2017 से 2022 की बात कर लेता हूं। एमसीडी चुनाव के जो हो रहा है दिल्ली में, उसी के जो कैंडिडेट्स हैं, उनकी जो सदस्य थे, उनकी संपत्ति 300% बढ़ गई। गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और वो थे, उनकी 300% से लेकर 700% तक बढ़ गई। और प्रधानमंत्री के चहेते मंत्री, गृह मंत्री, उनके बेटे की तो कितनी बड़ी है, उस पर तो चर्चा ही करना है। तो मालिक, तो आप समझिए, तो शहजादे की बात छोड़, और इसके बाद में जो अदानी अंबानी हैं वो किस तरीके से कहां पहुंच गए हैं, इसको आप समझिए। जो 6000 में होते थे, आज दुनिया के दूसरे और तीसरे नंबर के सबसे बड़े रईस हैं। एशिया के तो निर्विवादित रूप से सबसे बड़े वो रईस है, भारत के सबसे बड़े रईस। तो ये स्थिति है। वो व्यक्ति जो कर्ज के बूते खड़ा है, उसकी स्थिति है। और जीएसटी के जरिए इस देश में जिस तरीके से थोपा गया, जिस तरीके से किया गया, उससे इस देश के 3 लाख धंधे बंद हो गए हैं। काम आप समझिए, 3 लाख एमएसएमई सेक्टर के बंद हो गए, तो आपकी कम से कम वो 10 लोगों को नौकरी देता है, काम देता है, और 10 परिवार चलाता है। यानी 3 लाख के हिसाब से आप गुणा कर लीजिए, तो 3 लाख के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में हर परिवारों की स्थिति क्या है। यही वजह है कि इस देश का 90 करोड़ लोग गरीबी रेखा में पहुंच गए, और जिनमें 27 करोड़ गंभीर रूप से गरीब हैं, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। यह दशा है भारत की। भारत के करीब 40 करोड़ लोग जो है बगैर खाना खाए जो है सो जाते हैं। इस दशा में भारत खड़ा है। लेकिन आपसे जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। भारत सरकार आपकी जेब से, इधर से उधर से, सब जगह से कैसे निकाल लिया जाए, इस पर भारत सरकार, नरेंद्र मोदी काम करते हैं। क्योंकि उसी से तो उन्हें अय्याशी करनी है, उसी से तो उन्हें वो सारे सामान खरीदने हैं जिससे उन्हें ऐश करनी है। तो किसी का लोन, किसी का कर्ज, किसी का परिवार, गुजारा भत्ता, सारी चीजें कैसे चलेंगी? आपका छीना जा रहा है, आपकी सब्जी छीनी जा रही है, आपकी रोटी छीनी जा रही है। इन सब पे लगाया जा रहा है जीएसटी और जीएसटी, तमाम तरह के। और जीएसटी के बाद में कितने तरह के टैक्स लगाए जाते हैं, आप उसको भी जानते हैं। देश में अंधेर गर्दी चल रही है, और इस अंधेर गर्दी के खिलाफ लड़ने जब राहुल गांधी निकलते हैं तो उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती है, उन पर सवाल उठाए जाते हैं। वो लगातार भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से तमाम नाइंसाफियों के लिए चर्चा करते हैं, बोलते हैं। बेरोजगारी है, इसका सबसे बड़ा कारण कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कि
3-4 लोगों के हाथ आपने हिंदुस्तान का पूरा धन डाल दिया है। जो भी वो करना चाहते हैं, जो भी बिजनेस वो चाहते हैं, वो कर सकते हैं। और हर इंडस्ट्री में वो एक के बाद एक मोनोपोलीज क्रिएट कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान के सब इंडस्ट्रीज देख लीजिए, आपको मोनोपोली दिखेगी। टेलीकॉम, रिटेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब जगह, एयरपोर्ट, स्पोर्ट्स, सब में आपको मोनोपोली दिखेगी। इस देश का आदिवासी मारा जा रहा है, इस देश का दलित मारा जा रहा है, अल्पसंख्यक मारा जा रहा है, तमाम सारे लोग मारे जा रहे हैं, आम। लेकिन इसके बावजूद चर्चा नहीं है। क्यों नहीं है चर्चा? क्योंकि मीडिया रेडियो रवांडा बन गया है। और शर्म आती है, इस देश का मीडिया इतना निकृष्ट होगा मैंने सोचा नहीं था। जब मैं पत्रकारिता, हमारे समय में कहा जाता था सदैव मीडिया स्थायी विपक्ष होता है, वो सवाल करता है, सरकार को आईना दिखाता है। लेकिन स्थितियां बिल्कुल अलग है। आज मीडिया तो चाटुकारिता करने की कंपटीशन करता है और इसका नतीजा ये कि देश बर्बादी में जा रहा है। सारे स्तंभ देश के लोकतंत्र के ढह रहे हैं, नरेंद्र मोदी तोड़ रहे हैं या अपने रंग में रंग रहे हैं। लेकिन दूसरे क्या, हम सब जानने के बाद भी यदि नहीं है, रोज दर्द सहने के बाद भी नहीं बोल रहे हैं, तो हम भी तो काया। मैं तो बोलूंगा, आप बोलेंगे या नहीं बोलेंगे फैसला आपको करना है। क्योंकि राहुल गांधी खुलेआम बोल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी बोल रही, लड़ रही है। बाकी विपक्ष डरा हुआ है, क्योंकि उसे ईडी का डर लगता है, सीबीआई का डर लगता है, इनकम टैक्स का डर लगता है। लेकिन हम बोलने निकल पड़े हैं, तो हम बोलेंगे भी, लड़ेंगे भी और जोड़ेंगे भी और फिर जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।